एक भयानक दानव बर्फ से उठा। उसके पास अद्भुत शक्ति थी और वो बर्फीली ठंडी हवा भी छोड़ सकता था। इस विशाल दुनिया में हमारी समझ से परे कई भयानक राक्षस छिपे हैं। खूंखार गॉडजिला भी कुछ लोगों की नजर में आसानी से संभाला जा सकने वाला जीव है। कहानी जारी है। ली जोंगवेई 3 नौजवानों संग मोनार्क के पेंशनर से भागने का फैसला करता है। सुरक्षित दायरे में रहते हुए वे ऐसे बात करते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर दरवाजे से बाहर निकलते ही तेज अलार्म बजता है और वे तेजी से गाड़ी में बैठकर गेट की तरफ भागते हैं, पर गार्ड ने बाधाएं पहले ही खड़ी कर दी थी। ली जोंगवेई को ब्रेक लगाकर गाड़ी घुमानी पड़ी है, जिस पेंशनर गृह के करीब आसपास है। पीछा करने वालों से बचने के बाद शांत न हुआ एड्रेनालिन उसे जवानी के साहसिक अनुभव याद दिलाता है। बिली और केइको के साथ फिलीपींस में ड्रैगन मिलने के बाद वो 2 साल में लेफ्टिनेंट से मेजर बन गया था। प्राचीन जीवों पर बेहतर शोध के लिए उन तीनों ने मिलकर मोनार्क संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य स्थापित वैज्ञानिक सिद्धांतों को चुनौती देना था। आज इस अज्ञात छोटे संगठन में एक बहुत अहम व्यक्ति आए और वो थे अमेरिकी सेना के एक जनरल। उन्हें इंडोनेशिया में एक विशाल पद चिन्ह मिला। जनरल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इतने बड़े पद चिन्ह वाला जानवर अब तक तो किसी को मिल जाना चाहिए था, और यही सवाल था जिसकी की को पड़ताल करेगी। उसने जनरल को इसलिए बुलाया था ताकि सेना उसे 68 किलोग्राम यूरेनियम दे सके। जनरल हैरान थे। इतनी बड़ी मात्रा लगभग जापान पर गिराए गए परमाणु बम जितनी थी। कीको का चेहरा उतरा हुआ था। उसने समझाया कि क्षोभ मंडल में कुछ असामान्य विकिरण बेल्ट पद चिन्ह के मालिक से मेल खाती है। उसे शक था कि वह विकिरण अवशोषित कर सकता है, इसलिए वह पर्याप्त यूरेनियम से सांप को बिल से बाहर निकालना चाहती थी। मेजर लीशो ने कहा, बेहतर है हम उसे ढूंढे, बजाय इसके कि वो किसी दिन अचानक सामने आ जाए। आखिरकार जनरल उनकी बात मान गया, पर उन्हें यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि सेना उन्हें एक छोटा परमाणु बम देगी। वे विशालकाय जानवर को बाहर निकालकर उसे एक झटके में खत्म करना चाहते थे। शॉ ने तुरंत जनरल से वजह पूछी। जनरल का जवाब अभेद्य था। इतने बड़े जानवर को पकड़कर प्रयोगशाला में रिसर्च के लिए लाने से अच्छा है कि उसे वहीं मारकर छिपा खतरा खत्म कर दिया जाए। हुईजी और साथी कुछ भी न कर सके। जब सारी तैयारियां हो गईं, तो सभी को काफी दूर एक द्वीप पर ले जाया गया। जनरल ने कई राजनेताओं और सेना के शीर्ष अधिकारियों को भी बुलाया था। अगर विशालकाय जानवर सच में आता तो यह हमला इतिहास में दर्ज हो जाता। कुछ ही देर में उपकरण ने आसपास के विकिरणवान को तेजी से बढ़ते हुए पाया और फिर समुद्र तल से गहरी दहाड़ सुनाई दी। बिली ने झट से अपना कैमरा निकाला। तभी एक विशाल परछाई तेजी से समंदर से बाहर निकली। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था। दूर से देख रहे सभी लोग हैरान रह गए। हुईजी को लगा कि ऐसे दुर्लभ जीव को नहीं मारना चाहिए, पर जनरल धमाके का आदेश दे चुके थे और अब उसे रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। तेज रोशनी और धमाके के साथ एक मशरूम बादल आसमान में उठा। हुईजी उस बच्चे जैसी जमीन पर रो रही थी जिसने अपना खिलौना खो दिया हो। अगले कुछ दिनों तक वो इस बात को भूल नहीं पा रही थी। पर शॉ एक अच्छी खबर लाए। सेना ने मोनार्क संगठन के लिए निवेश बढ़ाने का फैसला किया ताकि वह दुनिया भर में केंद्र बनाकर और जीव ढूंढ सके, क्योंकि उन्हें डर था कि अगला जीव प्रशांत महासागर के बजाय न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को में दिखाई देगा। कीको को चिंता थी, क्या अगली बार विशालकाय जानवर मिलने पर भी उन्हें जनरल को रिपोर्ट करना होगा। शॉ ने कहा, रिपोर्ट न करने पर उसे सैन्य अदालत भेज दिया जाएगा। फिर उसने बात का रुख बदला और कहा, पर अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं कुछ नहीं जानता। एनो समझदारी भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। यादें खत्म कर बूढ़े शॉ ने नौजवानों को चेताया कि अगर वे केट के लापता पिताजी को ढूंढने गए तो उन्हें धारणाएं तोड़ने की तैयारी रखनी होगी, क्योंकि वह मोनार्क संगठन में शामिल होकर सालों से पौराणिक प्राचीन जीवों की तलाश कर रहा था। यह देखकर कि समूह को संगठन पसंद नहीं आया, शॉ ने तुरंत समझाया कि आज मोनार्क अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। पैसों के लालच ने उनकी आंखें अंधी कर दी हैं, लेकिन दाइची उनमें से अलग था। फिर भी केट पिता की छिपी पहचान स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वे तेजी से कार से उतरकर जहाज के किनारे आए। पता चला कि वे इस समय कोरिया जाने वाली एक फेरी पर थे। यह शॉ ने मोनार्क संगठन के पीछा करने से बचने के लिए एक विशेष मार्ग था। उसने टालो से अपने पिता की पुरानी हार्ड ड्राइव फेंकने को भी कहा ताकि मोनार्क संगठन का ध्यान उस पर फिर से आकर्षित न हो। कंप्यूटर विशेषज्ञ जियाओ मेई ने डेटा को डिक्रिप्ट करके कॉपी कर लिया। अब वे लापता दाजी को खोजने पर ध्यान देंगे। जियो मेई नाराज थी। दाजी से उसका कोई संबंध नहीं था। चारों की हार्ड ड्राइव डिक्रिप्ट करने के कारण वह इस संघर्ष में शामिल हुई और अब उसे सब कुछ छोड़ परदेश जाना पड़ रहा है। चारों बीच पर लाचार था। उसने एक लंबी सांस ली और मुड़कर चला गया। जल्द ही फेरी सियोल के सीमा शुल्क पर पहुंच गई। शॉ और उसके साथियों को पासपोर्ट के अभाव में कर्मचारी जबरदस्ती ले गए। जैसे ही वे पुलिस की गाड़ी में चढ़ने वाले थे, एक तटरक्षक ने अचानक अपने ही साथी को डिब्बे में बंद कर दिया। पता चला शॉ उसे पहले से जानता था, नहीं तो वह यह भागने का रास्ता नहीं चुनता। वे जल्द ही एक परित्यक्त हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां एक छोटा विमान था जिसे शॉ ने अपने तटरक्षक मित्र से तैयार करवाया था। उसी वक्त टोक्यो के एक जागीर में मोनार्क संगठन का मुख्य कार्यकारी एक शानदार निजी विमान से आया था, जिसे दाढ़ी वाले टिम ने खुद स्वागत किया। मगर उन्होंने टिम के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, क्योंकि डेटा मिलने पर उसने तुरंत रिपोर्ट नहीं की, बल्कि निजी तौर पर कार्रवाई की और उस आदमी को भी खो दिया। तभी डिप्टी को फोन आता है। कस्टम्स ने पाया कि शॉ और उसके साथी दक्षिण कोरिया का सियोल पहुंच चुके हैं। अधिकारी ने तुरंत सशस्त्र गार्ड को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा।
टिम जैसे लोग सिर्फ ऑफिस में बैठने के लिए बने हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि शॉ और उसके लोग पहले ही अलास्का जाने वाले विमान में बैठ चुके थे, क्योंकि केट के पिता वहीं लापता हुए थे। मैंने मोनार्क संगठन के दस्तावेज खंगाले तो उसे हाथ से लिखा एक भौगोलिक स्थान मिला जो एक दुर्गम बर्फीला पहाड़ था। केट को याद आया कि उसके पिता बैरो जाने वाले ऑफ रोड विमान में थे, जिसका नंबर 74 से शुरू होता था। शॉ लगभग चिल्लाने ही वाला था, क्योंकि वह बर्फीला पहाड़ बैरो के रास्ते में ही पड़ता था। दरअसल वही उनकी असल मंजिल थी। कुछ देर बाद विमान बर्फीले पहाड़ के पास पहुंचा। केट अचानक लाभ हानि की चिंता करने लगी। वह पिता को जल्द ढूंढना चाहती थी और ठंडी लाश देखने से डर रही थी, और दोस्त को अपना मार्गदर्शक बनाया। उसने कई सैनिकों को मरते देखा था। जब त्रासदी टाली नहीं जा सकती तो बहादुरी से सामना करे। अचानक हवाई जहाज में तीव्र कंपन होने लगा। तीव्र ठंडी हवा थी, रनवे भी नहीं था। तटरक्षक मित्र को कठोर लैंडिंग का भरोसा नहीं था। यह काम शॉल को ही करना था। उसने निराश नहीं किया। उतरने की गति को ठीक कर खुले क्षेत्र में विमान को सुरक्षित रोक दिया। सदमे से उबरने में सबको बहुत देर लगी। हवाई जहाज से उतरने पर उन्हें जल्द ही विमान का मलबा मिला। ये वही था जिसमें ताजी सवार था। घटनास्थल पर केवल पायलट का शव था और दाजी का कोई अता पता नहीं था। ढूंढने पर उन्हें पास में एक तंबू मिला, जिसके निशान बताते थे कि हाल ही में कोई वहां रह रहा था। कीट ने नक्शे पर लिखी इबारत से जाना कि उसके पिता जीवित है। आखिरकार भाई बहन के मन को शांति मिली। तभी तटरक्षक मित्र को बर्फ में बंधी रस्सियां मिली, जिससे पता चला कि हवाई जहाज उतरने के बाद तबाह हुआ था। वो विमान के पास फिर से गया और उसने चादर पर विशाल पंजे के निशान देखे। तटरक्षक ने सबको भरने को कहा। खुद हवाई जहाज चालू करने भागा, पर वह एक कदम पीछे रह गया। बर्फ से एक शल्कों वाला विशालकाय जानवर निकला। उसने प्लेन को दबाकर मुंह से अत्यधिक ठंडी हवा फेंकी, जिससे उसका दोस्त तुरंत बर्फ की मूर्ति बन गया। शॉल के 4 साथी वहीं खड़े रह गए। सामने का नजारा देख हैरान थे। तो ये रहे मॉन्स्टर लेगेसी के तीसरे सीजन का सार। मुझे भी नहीं पता कि हर शुक्रवार को आने वाले एपिसोड की सामग्री पहले ही कैसे जारी हो गई, ताकि आप इसे जल्दी से देख सकें। आगे अपडेट का समय अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। यह पक्का है कि केट की तिकड़ी वाली कहानी में जब से बूढ़े शॉल शामिल हुए हैं, फालतू की घरेलू बातें कम हो गई हैं और वे पिता के नक्शे एकदम पर चलकर और भी रोमांचक कहानी सामने ला रहे हैं। वहीं उइजी की कहानी अभी भी शानदार चल रही है। बस एक ही अफसोस है कि गॉडजिला को मारने का परिणाम नहीं दिखाया गया। न वह गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे सेना रिसर्च के लिए ले जाती, और न ही उसने तबाही मचाई। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह थोड़ा अजीब लगता है। क्या सेना परमाणु विकिरण के डर से तुरंत नतीजा देखने नहीं गई? लेखक एक पूरा मॉन्स्टर यूनिवर्स बनाना चाहते हैं, जो अलग अलग टाइमलाइन का इस्तेमाल करके मोनार्क संगठन के अतीत और आज को जोड़ रहा है, जिससे असंबद्ध विशालकाय राक्षस सामने आते हैं। लेकिन सीमित बजट के कारण वे हर एपिसोड में बस कुछ देर के लिए ही दिखते हैं। कथानक को आगे बढ़ाने के लिए एक सजावट और बैकग्राउंड के तौर पर मानवीय नाटक ही मुख्य ध्यान है, जिसमें पात्रों के बीच संबंध और संघर्ष का चित्रण प्रमुख स्थान रखता है। जो सिर्फ राक्षसों का सघन प्रदर्शन और बड़े युद्ध देखना चाहते हैं, उन्हें अपनी उम्मीदें बदलनी पड़ेंगी। लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म ने अपनी बेहतरीन उत्पादन गुणवत्ता बनाए रखी है। शानदार दृश्य प्रभाव और एक दिलचस्प वैश्विक साहसिक कार्य की कहानी इस सीरीज को एक असाधारण आकर्षण देती है। जिन दोस्तों की राय अलग है वे टिप्पणी कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे।